आज का मेरा टॉपिक है करंट इलेक्ट्रिसिटी एक्सरसाइज 3.7 एनसीईआरटी चैप्टर 3 प्रॉब्लम ऑन किरचॉफ रूल्स। ये जो प्रॉब्लम है एनसीईआरटी बुक के चैप्टर 3 का जो करंट इलेक्ट्रिसिटी है उसमें एक्सरसाइज 3.7 को हम सॉल्व करने जा रहे हैं। ये प्रॉब्लम जो है किरचॉफ रूल्स पर बेस्ड है। अब हम एनसीईआरटी बुक के जो 3.7 प्रॉब्लम है उसको हम बोल रहे हैं डिटरमाइन द करंट इन ईच ब्रांच ऑफ द नेटवर्क शॉन इन द फिगर। ये जो फिगर दिया हुआ है इसमें जो है प्रत्येक ब्रांच में करंट का वैल्यू निकालना है। क्वेश्चन है डिटरमाइन द करंट इन ईच ब्रांच ऑफ द नेटवर्क शॉन इन द फिगर। ये जो फिगर जो दिया हुआ है इस फिगर के प्रत्येक ब्रांच का जो है सो हमको करंट निकालना है। पहले ये फिगर देखा जाए क्या है। ये ABCD ये जो हुआ ये नेटवर्क हुआ। इसमें क्या है AB ब्रांच में जो है सो जो रजिस्टर है उसका रेजिस्टेंस 10 ओम है। यहाँ इसका रेजिस्टेंस 5 ओम है। इस ब्रांच का रेजिस्टेंस 5 ओम, ये 5 ओम, ये 10 ओम। फिर यहाँ का रेजिस्टेंस 10 ओम है और ये जो है सो 10 वोल्ट का जो है सो ये जो सेल है इसका EMF 10 वोल्ट है। ठीक है, हमें जो है इसमें प्रत्येक ब्रांच में जो है करंट का वैल्यू निकालना है। तो इस डायग्राम को जो है इसमें अब हम करंट का वैल्यू देते हुए इसको इस डायग्राम को फिर से हम ये बना रहे हैं और इसमें एक्चुअली इसमें करंट का वैल्यू अगर दे करके इसको सॉल्यूशन के रूप में हम यहाँ दे रहे हैं। ये अब उसी डायग्राम को जो है यहाँ जो डायग्राम है इसी को मैंने फिर से यहाँ बनाया और इसमें जो है ये करंट का वैल्यू दिया कि करंट का ऐसे रूल है कि पॉजिटिव टर्मिनल पर जितना करंट निकलेगा नेगेटिव टर्मिनल में उतना ही करंट आना चाहिए। ये जो है ये सेल का जो है ये सेल है, सेल का पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल, ये 10 ओम रजिस्टर है। अब इसको नेटवर्क को एक बार हम फिर बोल रहे हैं। AB ब्रांच है जिसमें 10 ओम रजिस्टर है, I1 करंट आ रही है। ये जो है इसमें क्या हुआ, ये पॉजिटिव टर्मिनल से जो है I करंट निकली और A पॉइंट पर आती है। जब ये A पॉइंट पर आती है तो I करंट जो है ये सपोज करते हैं कि इसका I1 पार्ट जो है AB डायरेक्शन में जाएगा, तो रिमेनिंग पार्ट जो होगा I-I1 जो होगा वह जो है सो AD डायरेक्शन में चला गया और जिसमें कि 5 ओम रजिस्टर है। अब यहाँ देखा जाए B पॉइंट पर जो है I1 करंट जो आ रही है तो I1 का जो है एक पार्ट माने I1 का एक भाग जो है I2 जो है वह BD डायरेक्शन में जाती है, तो रिमेनिंग पार्ट जो होगा यानी I1 - I2 जो बचेगा वह BC डायरेक्शन में चला जाएगा। और ये जो है इसमें 5 ओम रजिस्टर है और यहाँ I-I1 जो हुआ I1 - I2 जो है ये करंट हुआ ये। अब इसमें देखा जाए D पॉइंट पर जो है I-I1 करंट आ रही है और BD डायरेक्शन से जो है ये करंट I2 जो है यहाँ आ रही है D पॉइंट पर। AD डायरेक्शन करंट D पर पहुँच रही है और BD डायरेक्शन से ये आ रही है। I-I1 प्लस I2 ये दोनों का जो है यहाँ मिलन होता है और तब इसका नाम रखें कि इस ब्रांच में जो करंट जा रही है DC डायरेक्शन में यह हुआ I-I1 प्लस I2 यानी DC डायरेक्शन में जो है सो I-I1 प्लस I2 करंट जो है सो आ रही है। अब इसमें देखा जाए BC डायरेक्शन से जो I-I1 आया और DC डायरेक्शन से I-I1 प्लस I2 आया, इस दोनों को अगर हम ऐड करते हैं जोड़ते हैं तो यहाँ देखा -I2 से प्लस I2 कैंसिल हो जाएगा, प्लस I1 से -I1 कैंसिल होगा, फिर हमको I बचेगा। यानी इस दोनों को मतलब एडिशन के बाद हमको रिजल्ट क्या आता है, यहाँ जो है I मिलता है और C पॉइंट से जो है I करंट जो है सो यहाँ निकलती है। कहने का मतलब और I करंट जो आई फिर जो है ये नेगेटिव टर्मिनल में चला गया है, यानी पॉजिटिव टर्मिनल से हमको I करंट निकली और इसमें घूमते हुए फिर हमको नेगेटिव टर्मिनल में I करंट आई। ये सेल का रूल है, पॉजिटिव टर्मिनल से जो करंट निकलेगी नेगेटिव टर्मिनल उतना ही करंट आना चाहिए। तो ये करंट का डिस्ट्रीब्यूशन तो मैंने बताया। अब एक्चुअली है क्या, मेरा प्रॉब्लम जो है आपको क्वेश्चन ये दिखाए कि डिटरमाइन द करंट इन ईच ब्रांच ऑफ द नेटवर्क शॉन इन द फिगर। ये जो नेटवर्क है इसमें प्रत्येक ब्रांच में करंट का वैल्यू निकालना है। यानी AB ब्रांच में करंट कितना है I1 है ये निकालना है, BD ब्रांच में कितना है I2 करंट, AD ब्रांच में I-I1 और BC ब्रांच में I1 - I2 और DC ब्रांच में I-I1 प्लस I2 निकालना है और CEFA ब्रांच में जो I करंट जो जा रही है इसका I का वैल्यू निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे, इसके लिए जो है सो हम किरचॉफ वोल्टेज रूल किरचॉफ वोल्टेज लॉ का जो हम यूज कर रहे हैं। यहाँ हम ब्रीफ में थोड़ा समझा रहे हैं, लेकिन इस पर मेरा ऑलरेडी डिटेल लेक्चर है किरचॉफ वोल्टेज लॉ पर, आप उसे देख लेंगे तो इसको सॉल्व करने में और इसको अच्छा लगेगा। तो लेकिन हम ब्रीफ में थोड़ा बोल देते हैं। KVL यानी किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या है। किरचॉफ वोल्टेज लॉ अलजेब्राइक सम, ये सम का चिन्ह है, अलजेब्राइक सम ऑफ द चेंजेज इन पोटेंशियल अराउंड ए क्लोज्ड लूप इज इक्वल टू 0।
यानी अलजेब्राइक सम किसका, तो चेंजेज इन पोटेंशियल किसका, तो क्लोज लूप, जो किसी भी लूप की जो बात करते हैं यानी सर्किट की बात करते हैं, तो उस क्लोज लूप में टोटल चेंज इन पोटेंशियल क्या होता है, जीरो होता है। इन्वॉल्विंग रजिस्टर्स एंड सेल, उसमें अगर रजिस्टर है और सेल है तो किरचॉफ्स का वोल्टेज मैंने लॉ ये हुआ कि अलजेब्राइक सम ऑफ द चेंजेज इन पोटेंशियल अराउंड ए क्लोज लूप इक्वल टू जीरो। अब हमको देखना होगा कि इसमें जो है लूप में है क्या क्या, तो लूप में जो है यहाँ रजिस्टर देख रहे हैं और यहाँ हम सेल देख रहे हैं। तो एक्चुअली ये जो है रजिस्टर के लिए आप ओम्स लॉ से जानते हैं कि कोई वायर है जिसमें कि करंट आई फ्लो हो रही है, रेजिस्टेंस आर है, तो आर इंटू आई को हम क्या कहते हैं, चेंजेज इन पोटेंशियल, ओम्स लॉ है। और इसको चेंजेज इन पोटेंशियल क्या होता है, आर इंटू आई, करंट इंटू रेजिस्टेंस के प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं, चेंजेज इन पोटेंशियल इन द सर्किट। और अगर सेल रहता है तो सेल में क्या होता है, में जो सेल का चेंजेज इन पोटेंशियल सेल के ईएमएफ के बराबर होता है। जैसे यहाँ 10 वोल्ट है, यहाँ हम एप्सिलॉन मान लिए कि अगर सेल का ईएमएफ हो तो ये जो हुआ चेंज इन पोटेंशियल मैंने फॉर दिस सेल, ये हुआ मैंने ईएमएफ ऑफ दिस सेल। और चेंज इन पोटेंशियल अक्रॉस रजिस्टर क्या होता है, रेजिस्टेंस और करंट के प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं, चेंज इन पोटेंशियल। अब हमको क्या करना है, ये जो किरचॉफ का जो है वोल्टेज लॉ जो है, हम इसको जो है सो अलग अलग सर्किट में लागू करेंगे तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि कैसे हुआ ये। अब ये देखा जाए, यहाँ हम लूप है कौन, ए बी डी ए, दूसरा लूप है बी सी डी बी, और तीसरा लूप है ए डी सी ई एफ ए। इसी तीनों लूप में जो है सो हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ को हम लागू करेंगे। तो अभी वोल्टेज लॉ के बारे में आपको थोड़ा ब्रीफ में बताया कि अलजेब्राइक सम ऑफ द चेंजेज इन पोटेंशियल अराउंड ए क्लोज लूप इज जीरो। अब देखिए इसको हम कैसे यहाँ लागू कर रहे हैं। तो यहाँ जो है ए बी ब्रांच में क्या है, रेजिस्टेंस जो है कितना है, 10 ओम है और करंट I1 है। तो आप ओम्स लॉ से जानते हैं कि चेंज इन पोटेंशियल R इंटू आई होता है। तो यहाँ 10 इंटू I1 जो हुआ, यह चेंज इन पोटेंशियल हुआ, मैंने ये ए बी ब्रांच का। लेकिन ये जो देख रहे हैं इसको हम पाथ कहते हैं। ये जो हुआ पाथ, ये जो हुआ पाथ का डायरेक्शन, ये पाथ जो है मैंने पाथ हम क्लॉकवाइज यहाँ लिया है, हम पाथ क्लॉकवाइज भी ले सकते हैं या एंटी क्लॉकवाइज भी ले सकते हैं। यहाँ हमने क्लॉकवाइज कंसीडर किया है। तो इसमें होता है क्या कि अगर करंट का डायरेक्शन, पाथ का डायरेक्शन अगर सेम हो जाए, तो करंट का डायरेक्शन और पाथ का डायरेक्शन अगर सेम होता है तो कहते हैं कि हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल हो गया, और तब उसको हम पोटेंशियल ड्रॉप कहेंगे। यानी 10 इंटू I1 हुआ चेंज इन पोटेंशियल, और यहाँ -10 इंटू I1 लिखेंगे, चूँकि यहाँ करंट का डायरेक्शन और ये पाथ का डायरेक्शन सेम है तो यहाँ लिखेंगे -10 I1। यहाँ लिखा है सेंटेंस में, अप्लाइंग KVL इन द लूप ABDA, तो -10 इंटू I1 लिखा है किस ब्रांच के लिए, तो AB ब्रांच के लिए। 10 इंटू I1 क्यों दिए, क्योंकि मैंने ओम्स लॉ से हुआ कि करंट, रेजिस्टेंस और करंट के प्रोडक्ट को हम चेंज इन पोटेंशियल कहते हैं। और नेगेटिव साइन इसलिए दिया कि करंट का डायरेक्शन और पाथ का डायरेक्शन सेम है तो कहेंगे पोटेंशियल ड्रॉप हुआ। फिर उसी तरह से BD ब्रांच में देखा जाए, करंट का डायरेक्शन I2 और पाथ का डायरेक्शन दोनों सेम है, अगर ये सेम होगा तो कहेंगे पोटेंशियल ड्रॉप हुआ। तो यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप क्या, यानी हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पर जाएगा तो पोटेंशियल ड्रॉप हुआ। तो 5 इंटू I2 तो हो गया हमको चेंजेज इन पोटेंशियल, और नेगेटिव साइन देंगे चूँकि ये जो है पोटेंशियल ड्रॉप हुआ, तो यहाँ हमने लिखा है माना -5I2। अब जो है इस ब्रांच में देखा जाए, AD ब्रांच में, AD ब्रांच में करंट ऐसे आ रही है और पाथ जो है जस्ट इसका अपोजिट जा रही है। अगर करंट का डायरेक्शन पाथ का डायरेक्शन अपोजिट हो तो कहेंगे ये पोटेंशियल गेन हुआ, यानी मतलब लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल को होगा। यानी करंट का डायरेक्शन और पाथ का डायरेक्शन अपोजिट हो तो कहेंगे पोटेंशियल गेन हुआ। तो 5 इंटू I-I1 हुआ ओम्स लॉ से, ये चेंज इन पोटेंशियल हुआ, और प्लस साइन इसलिए देंगे ये पोटेंशियल गेन हुआ। क्यों गेन हुआ कि करंट का डायरेक्शन और पाथ का डायरेक्शन अपोजिट है, यहाँ लिख दिया है। यानी +5I-I1, और टोटल का सम क्या होता है, अलजेब्राइक सम ऑफ द चेंजेज इन पोटेंशियल अराउंड ए क्लोज लूप इज जीरो। यानी टोटल चेंजेज इन पोटेंशियल क्या होता है, जीरो होता है। कहाँ से, तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ से। इसलिए इस रूल के तहत जो है यहाँ हमने जीरो लिखा, -10I1 -5I2 + 5I-I1 = 0। अब -1 को हम दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं, 10I1 + 5I2 - 5I-I1 = 0, और 5 से दोनों ओर डिवाइड कर देते हैं। 10 की जगह ये 2I1 होगा, यहाँ I2 होगा, यहाँ I-I1 = 0। इसको सॉल्व करते हैं तो 2I1 और माइनस प्लस I1 हो जाएगा, तो +3I1 और +I2 और -I = 0। और नेगेटिव साइन -I को अगर हम राइट साइड कर देंगे तो 3I1 + I2 = I। इसको इक्वेशन 1 सपोज किया, या 3I1 + I2 + I
ये जो हुआ ये किस के लिए हुआ, ए बी डी ए, ये जो है जो किरचॉफ वोल्टेज लॉ को जो है ए बी डी ए सर्किट में लागू किए तो हमको ये इक्वेशन 1 जो है मिला। अब हम आ रहे हैं इस सर्किट पर। अप्लाइंग किरचॉफ वोल्टेज लॉ इन दिस लूप, कौन लूप में, तो बी सी डी बी, माने लूप का मतलब होता है हम जहाँ से चले फिर वहीं पहुँचे, बी सी डी बी। अब इस लूप में देखा जाए, इसमें देखते हैं करंट का डायरेक्शन और ये पाथ का डायरेक्शन दोनों अपोजिट है। करंट ऐसे आ रही है तो पाथ अपोजिट जाए, तो यहाँ 5 × I2 तो हुआ चेंज इन पोटेंशियल अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, और प्लस साइन इफ लिख देंगे, करंट का डायरेक्शन पाथ का डायरेक्शन अपोजिट है, यहाँ लिखेंगे 5I2, यहाँ लिखेंगे क्या, प्लस 5I2। अब इसमें देखा जाए, इसमें देखते हैं BC डायरेक्शन में करंट जिस डायरेक्शन में जा रहा है पाथ भी उसी डायरेक्शन में जा रहा है। अगर करंट का डायरेक्शन पाथ का डायरेक्शन सेम होगा तो कहेंगे पोटेंशियल ड्रॉप हुआ, क्योंकि हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पर जाए, तो -5I1 - I2 यहाँ लिख दिया है, -5I1 - I2। अब इस ब्रांच में देखा जाए, ये जो है करंट का डायरेक्शन ऐसे है और पाथ का डायरेक्शन ठीक अपोजिट है। अगर करंट का डायरेक्शन पाथ का अपोजिट हुआ तो कहेंगे पोटेंशियल गेन हुआ, यानी 10 × I - I1 + I2, तो यहाँ प्लस साइन देंगे क्योंकि पोटेंशियल गेन हुआ, यहाँ लिख दिया है इसमें कहा, ये जो हुआ +10 I - I1 + I2। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, यहाँ जो है सो 5 से दोनों ओर डिवाइड कर देते हैं, तो I1 - I2, 10 से 5 से ये कैंसिल हो गया तो 2 हुआ, I - I1 + I2। फिर इसको सॉल्व किया, I2 - I1 + I2, 2I - 2I1 और 2I2, और फिर ये जो -I1 एक है, -3I1, मैंने 2I1 हुआ तो -3I1, और I2 + I2 ये 2I2 4I2, और ये हो गया 2I = 0। अब -1 से दोनों ओर मल्टीप्लाई किया तो 3I1 - 4I2 - 2I = 0, और 3I1 - 4I2 = 2I। इस इक्वेशन को हमने 2 सपोज किया, तो इक्वेशन 1 जो है 3I1 + I2 = I, इक्वेशन 1, ये हो गया 3I1 - 4I2 = 2I। तो इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से सब्सट्रैक्ट करते, इसका मतलब हुआ कि इक्वेशन 2 के जो है लेफ्ट साइड को इक्वेशन 1 के लेफ्ट साइड से घटाएंगे, और इक्वेशन 2 के राइट साइड को जो है उसको माना राइट साइड से सब्सट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे। यहाँ देखा जाए, यहाँ भी 3I1 है और यहाँ भी लेफ्ट में 3I1 है, ये कैंसिल हो गया, और यहाँ है कितना -4I2, और ये हो गया -I2, तो -5I2 हो गया, यहाँ लिखेंगे -4I2 -I2, और ये जो है 2I, और 2I को I से घटाए तो कितना हो गया, यहाँ ये जो है सो बचा हमको कितना I, और -4I2 और -I2 यानी -5I2 = I, तो I2 = -I/5, ये इक्वेशन 3 हुआ। ये इक्वेशन 3 जो हुआ ये हमको I2 का वैल्यू निकला। अब इस इक्वेशन 3 का वैल्यू हम इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। इक्वेशन 1 में जो है क्या हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, I2 का वैल्यू। I2 का वैल्यू अगर हम यहाँ देते हैं तो 3I1, I2 का वैल्यू -I/5 है, तो यहाँ लिख देंगे जो है सो 3I1 - I/5 = I, 3I1 = I, और प्लस -I/5 को राइट साइड कर देंगे तो I + I/5, यहाँ I को कॉमन ले लिया तो 1 + 1/5, यानी ये हुआ 6/5 × I, यानी 3I1 = 6/5 × I, देयरफॉर I1 = 2/5 × I। ये इक्वेशन 4 हुआ। ये इक्वेशन 4 जो है और इक्वेशन 3 जो है, ये I1 माने I2 का वैल्यू और I1 का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ I निकला है, करंट के फॉर्म में निकला। अब हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ को जो है इस लूप में लागू करते हैं। अभी तक मैंने 2 लूप में लागू किया, A B D A, दूसरा B C D B, अब तीसरा लागू कर रहे हैं A B C E F A, ये क्लोज हुआ, यहाँ से लेके ये क्लोज लूप हुआ, तो A D C E F A। अब देखा जाए, अब हम यहाँ से करते हैं, ये हुआ पाथ का डायरेक्शन, करंट का डायरेक्शन माने I - I1 है, माने ये जो है इस तरह आ रही है, अब पाथ भी उसी सेम डायरेक्शन में है, तो 5 × I - I1 जो हुआ ये हो गया हमको चेंज इन पोटेंशियल, और नेगेटिव साइन इसलिए देंगे कि ये पोटेंशियल ड्रॉप हुआ, जो करंट का डायरेक्शन पाथ का डायरेक्शन सेम है। सिमिलर कंडीशन यहाँ होगा 10 × I - I1 + I2, तो ये जो है ये तो हुआ चेंज इन पोटेंशियल, और नेगेटिव साइन इसलिए देंगे कि करंट का डायरेक्शन पाथ का डायरेक्शन दोनों सेम है। फिर इस रजिस्टर में देखा जाए, ये 10 ओम का रजिस्टर यहाँ I है, तो यह हुआ मैंने -10I, और ये जो है इस बात को यहाँ लिखा है, अप्लाइंग KVL इन द लूप A D C E F A, तो -5 × 5I - I1 -10I - I1 + I2 और -10 है। अब हम सेल की बात कर रहे हैं, अब सेल वाला यहाँ छूट गया था, ये क्या है, अगर करंट का डायरेक्शन यानी सॉरी
यानी पाथ का डायरेक्शन अगर नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर जाए सेल में, तो ये जो है तो चेंज इन पोटेंशियल तो सेल के ईएमएफ के बराबर होता है। ये किरचॉफ वोल्टेज रूल से क्या है कि चेंज इन पोटेंशियल जो होता है ईएमएफ ऑफ द सेल के बराबर होता है। लेकिन पाथ का डायरेक्शन अगर नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल हो जाए, यानी लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल हो जाए, कहेंगे पोटेंशियल गेन हुआ। अगर पाथ का डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर होता तो पोटेंशियल ड्रॉप कहलाता। और ये नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर टर्मिनल की ओर जा रही है, यानी लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल, तो पोटेंशियल गेन हुआ। इसलिए हम +10 लिखेंगे यहाँ पर सेल के लिए। यहाँ लिखा है कि -5I- है इतना, ये तो सभी नेगेटिव साइन हुआ, यहाँ +10 = 0। अब जो है -1 से दोनों ओर मल्टीप्लाई कर दिया तो 5I- + 10I- + I2 ये हो गया 10I - 10, और 5I और 10I और ये 10I तो ये 25I हुआ, -5I1 और -10I1 -15I1 हुआ। और फिर जो है सो ये लिखते हैं 10I2 हो गया, और माइनस, और ये जो है सो -10 राइट साइड गया तो प्लस हो जाएगा ये। अब क्या करते हैं 5 से दोनों ओर डिवाइड कर देते हैं, तो 25 को 5 से कैंसिल होगा तो 5 बचेगा, माने 15 होगा तो 3 बचेगा, और मैंने 10 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 2 बचेगा, तो 5I1 - 3I1 + 2I2 = 2। ये इक्वेशन 5 हुआ। इस इक्वेशन 5 में हम क्या करते हैं, I1 और I2 का वैल्यू जो यहाँ निकाले हैं, I2 का वैल्यू निकाले 3 में और I1 का वैल्यू निकाले 4 में, तो I1 और I2 के वैल्यू को यहाँ हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो 5I हुआ। वही लिखे पुटिंग द वैल्यूज ऑफ I1 एंड I2 फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 3, यानी 4 इक्वेशन से और 3 से, 4 से I1 का वैल्यू और 3 से I2 का वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन के बाद 5I और I1 के वैल्यू कितना है 2/5 × I, और I2 का वैल्यू कितना -I/5, और ये जो है जब इसको सॉल्व करते हैं तो यह हो गया, I को कॉमन ले लेते हैं तो 5 हुआ, और ये हो गया 3 × 2 6 -6/5, ये हो गया -2/5I। यहाँ I को टोटल कॉमन ले लिए, इसका एलसीएम दिए तो 5 25 -6 -2, और इसको सॉल्व किए तो 17/5, यानी I × 17/5 × 2, तो I = हो गया 5 × 2 10, 10/17 × A। ये करंट का वैल्यू जो है, मेन करंट जो है, जो जा रही है, कहाँ जा रही है, इस सर्किट में जो जा रही है ये करंट, इसका वैल्यू जो है मेन करंट I का वैल्यू निकल गया। अब I का वैल्यू निकल गया है तो हम सारे वैल्यू को हम अब निकाल सकते हैं। कैसे, तो आपको देखें 3 इक्वेशन और 4 में क्या क्या दिया हुआ है। 3 में देखिए, 4 में दिया हुआ है I1 2/5 × I हमको निकल चुका है, उसका न्यूमेरिकल फॉर्म, और I2 का वैल्यू -I/5, तो दोनों वैल्यू को हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं। यहाँ लिखे हैं यूजिंग 6 इन 3 एंड 4, तो I1 का वैल्यू होता है 2/5 × I, जो हम निकाल चुके हैं इस इक्वेशन में, तो 2/5I, और I का वैल्यू यहाँ बैठा देते हैं तो 10/17, और इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये हो गया 4/17 एम्पियर, यानी I1 का वैल्यू हो गया 4/17 एम्पियर। I2 का वैल्यू कितना -I/5, और I का वैल्यू अभी जस्ट निकालें 10/17, तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू के फॉर्म आया, 5 से कैंसिल हुआ तो ये हुआ -2/17 एम्पियर। अब हमको I1 I2 और I तीनों निकल गया है, तो हमको I1 I2 और I निकल चुका है, तब हम हर ब्रांच का करंट का वैल्यू निकाल सकते हैं। अब इस सर्किट में देखा जाए, हमको I भी निकल गया, I1 भी निकल गया, और I2 भी निकल गया, तो अब हम इसमें जो है हर ब्रांच का निकालते हैं। अब हम AB ब्रांच से ये स्टार्ट करते हैं। AB ब्रांच में क्या है, करंट I1 है, यहाँ लिखेंगे। इस डायग्राम को यहाँ भी फिर बना दिया है ताकि उसको बराबर वहाँ जाने में असुविधा हो, इसलिए IAB = I1, और I1 का वैल्यू देखिए डायग्राम में क्या है I1, और यहाँ अभी जस्ट निकाले हैं I1 का वैल्यू कितना है 4/17 एम्पियर, तो लिख देंगे IAB, यानी करंट इन द ब्रांच AB 4/17 एम्पियर। अब इस डायग्राम में देखा जाए BC में क्या है I1 - I2, तो हम लिखेंगे IBC में I1 - I2, और I1 का वैल्यू हमको दिया हुआ है 4/17, और I2 का वैल्यू -2/17, तो 4/17 और -2/17 यानी प्लस हो गया। फिर इसको कैलकुलेट किए तो 6/17 एम्पियर हुआ, यानी IBC, यानी करंट इन डायरेक्शन BC, यानी BC डायरेक्शन में करंट का वैल्यू कितना हो गया हमको 6/17 एम्पियर। अब हम बात करते हैं AD का। AD ब्रांच में देखते हैं कि I - I1 है, तो यहाँ लिख दिया IAD I1 - I1, तो I का वैल्यू हमको दिया हुआ है, यहाँ I का वैल्यू कितना निकला 10/17, यहाँ लिख देंगे कितना 10/17, और I1 का वैल्यू -I1 का वैल्यू 4/17 और फिर -2/17, इसको कैलकुलेट करते हैं, ये 4/17 एम्पियर हुआ। अब है BD को देखा जाए, BD डायरेक्शन हुआ ये, तो BD डायरेक्शन करंट I2 जा रही है, तो I2 का वैल्यू कितना है, तो ये हो गया I2 = हमको जस्ट निकला है कितना -2/17, तो ये 2/17 एम्पियर हुआ। और टोटल करंट जो है I का वैल्यू अभी जस्ट निकालें 10/17, तो ये क्या था
कि करंट इन डिफरेंट ब्रांचेज, प्रत्येक ब्रांच में करंट का वैल्यू जो है सो निकालना है। तो हर ब्रांच में, यानी ए बी ब्रांच में कितना करंट हुआ, बी सी में कितना हुआ, बी डी में कितना हुआ, ए डी में कितना हुआ, डी सी में कितना हुआ, और ये फुल करंट टोटल क्या हुआ। तो हर ब्रांच के करंट को, अब इस क्वेश्चन को एक बार और पढ़िए तो आप और मजा आएगा आपको समझने में। डिटरमाइन द करंट इन ईच ब्रांच ऑफ द नेटवर्क शॉन इन द फिगर। ये जो फिगर दिया गया है, इस फिगर में हर एक ब्रांच का करंट का वैल्यू निकालें, जो कि हम लोगों ने अभी इसको सॉल्व किया। अब हम अपने लेक्चर को यही क्लोज कर रहे हैं।